प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत है। और आज की इस नई टेस्ट सीरीज़ में, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। और बिना किसी भूमिका के हम लोग आज क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कमीशन के गठन की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो आप पूरी गंभीरता से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। कमीशन के गठन होने के 2 से ढाई महीने के अंदर परीक्षा का आयोजन होने की पूरी संभावना है। तो जैसे ही कमीशन के गठन की सूचना प्रसारित होती है, आप ये मान के चलिए 2.5 से 3 महीना मैक्सिमम, अधिकतम, और परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। हम लोग अपनी पढ़ाई के अंतिम चरण में हैं, ऐसा मान के आप लोग तैयारी करिए, रिवीजन करिए, और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ बरोज़ मिलें और आपकी इस तैयारी को मुकम्मल कर पाएँ। फ़िलहाल पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे होंगे, सामूहिक भोज उत्सव, कम्युनिटी फेस्टिंग एंड आवासीय भूमि के बीच बूचड़ खाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। बूचड़ खाना मतलब स्लॉटर हाउस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। और मुझे उम्मीद है आप ऑप्शंस भी देख पा रहे होंगे। और ये संगनकल्लू है, बुदिहाल है, कोडेकल है और ब्रह्मगिरी है। आप मुझे बताएंगे। और ये प्रश्न एक बार शायद नेट में पूछा गया है, यूजीसी ने पूछा है, और यहाँ पर सही जवाब है बुदिहाल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सही जवाब है यहाँ पर बुदिहाल। और अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवरऑल जो ये बूचड़ खाना है या स्लॉटर हाउस है, इसके साक्ष्य अलग अलग कालखंड में अलग अलग जगहों से मिलते हैं। तो पहले आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये बुदिहाल कर्नाटक में है। इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ और आप प्लीज़ इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए, पहली जानकारी ये है कि बुदिहाल कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि बागोर, ध्यान रखिएगा, बागोर मध्य पाषाण काल का स्थल है। बागोर से हमें बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऐसे ही साक्ष्य हमें प्रतापगढ़ में स्थित प्राचीनतम मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा से भी मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बूचड़ खाने या फिर वध स्थल या फिर स्लॉटर हाउस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में बागोर है और महदहा है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपका। और फिर आप देखिए यहाँ पर ताम्र पाषाण काल में हमें बूचड़ खाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो एक ही प्रश्न में ढेर सारे नए प्रश्न हो गए। ताम्र पाषाण काल में हमारे पास बूचड़ खाने का साक्ष्य दैमाबाद से मिलता है। क्लियर हो रहा है? ये जानकारी है आपको, मुझे बताइए। और क्लास में मेरे सभी छात्र और छात्राएं, सभी लोग रिप्लाई करिए। और शीघ्र ही मेरे क्रैश कोर्स में आप सब जुड़िए। मैं फास्ट ट्रैक 60 लेक्चर में पूरी हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करूँगा। एक रिविजनरी क्लास के तौर पे इसे लीजिएगा और जल्दी से आप अगले इन्फॉर्मेशन पे नज़र डालिए। नवपाषाणकालीन स्थल महगढ़ा को देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमें यहाँ से एक विशालतम पशुबाड़ा मिला है जो सामूहिक पशुपालन का साक्ष्य भी देता है। सामूहिक पशुपालन के साक्ष्य हमारे पास कहाँ से हैं? महगढ़ा से हैं। ताम्रपाषाण काल में हमारे पास कहाँ से है बूचड़ खाना? वो दैमाबाद से है, ठीक है। तो एक ही प्रश्न में इतनी सारी जानकारियाँ आपको मिली हैं। और अगले प्रश्न पे आप नज़र डाल लीजिए। और एक शानदार प्रश्न है हमेशा की तरह। ये कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जिसकी नगर योजना अपवाद स्वरूप तारांकित पद्धति को फॉलोअप करती है, स्टार शेप्ड पैटर्न को फॉलोअप करती है, अनुसरण करती है तारांकित पद्धति का, वो कौन सा है? हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है या बढ़ावली? और मुझे उम्मीद है इसका जवाब आपको पता होगा। इस प्रश्न को मैंने एक बार पहले भी कभी डिस्कस किया है। जैसे कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना की प्रणाली है, वो ये आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं चेस बोर्ड पैटर्न, ठीक है। ये चेस बोर्ड पैटर्न को फॉलो करती है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो प्रश्न ये है कि एक ऐसा नगर है जिसकी नगर योजना स्टार शेप्ड पैटर्न पर है। स्टार शेप्ड पैटर्न पर है, वो है बढ़ावली। इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती और आड़ी तिरछी काटती हैं। और यही कारण है कि बढ़ावली की नगर योजना को तारांकित पद्धति या फिर स्टार शेप्ड पैटर्न के नाम से अभिहित किया जाता है। क्लियर है?
अगर आप चाहें तो एक सूचना मैं आपको और यहाँ पर दे दूँ, लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसके भवनों के दरवाजे सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। इवन अन्य सभी नगरों के भवनों के दरवाजे सहायक गलियों की ओर खुलते हैं, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसके भवनों के दरवाजे सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। और बड़ावली एकमात्र ऐसा नगर है जहां से हमें तारांकित या फिर स्टार शेप्ड पैटर्न नगर संरचना के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, निर्गुण ब्रह्म की क्षीण अवधारणा के लक्षण हमें कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं? ऋग्वेद के किस मंडल और किस सूक्त में दिखाई पड़ते हैं? इसका मतलब ये है कि निर्गुण ब्रह्म की जो संकल्पना है वो ऋग्वेद में दिखाई पड़ती है। एग्जैक्टली वो किस मंडल में और किस सूक्त में है? सप्तम मंडल का वरुण सूक्त है, नवम मंडल का सोम सूक्त है, दशम मंडल का पुरुष सूक्त है, या फिर दशम मंडल का नासदीय सूक्त है? प्लीज़ आप मुझे बताइए। और कुछ छात्रों ने सही जवाब दिया है और यहाँ पर सही जवाब है दशम मंडल का नासदीय सूक्त। निर्गुण ब्रह्म की क्षीण अवधारणा दशम मंडल के नासदीय सूक्त में है। और आपको ये पता है कि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की प्राचीनतम जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में जो बेसिकली वर्ण शब्द आया है ना, वो रंग के अर्थ में आया है, गौर वर्ण, श्याम वर्ण। ऋग्वेद में वर्ण शब्द किसी भी दशा में वर्ण व्यवस्था के प्रचलन के संदर्भ में नहीं आया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, तो ये वर्ण शब्द है, वर्ण व्यवस्था की संकल्पना के संदर्भ में पहली बार कहाँ आता है? शतपथ ब्राह्मण में आता है। और चूंकि कमीशन के गठन की घोषणा शीघ्र ही हो सकती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और तो ये परीक्षा की तिथियाँ भी शीघ्र ही घोषित हो जाएंगी। मैं नए छात्रों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, हम लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में अब तक मैंने लगभग 15,000 प्रश्न हल करवा दिए हैं और भविष्य में अभी परीक्षा होने तक लगभग मैं 15,000 प्रश्न और हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ हमारी अब रेगुलर हो जाएगी आने वाले दिनों में। अभी हफ्ते में 2 या 3 पेपर करवा रहे हैं। तो फिलहाल एक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित हैं। एक छात्र न्यूनतम 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज ले सकता है और आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 1 या 2 पेपर आप चाहें तो मॉडल पेपर के तौर पर निःशुल्क मंगा सकते हैं। उससे आपको इन प्रश्न पत्रों का स्तर देखने का और जांचने का मौका मिलेगा। एक विशेष बात यह भी है कि हमने आपकी परीक्षा के लिए, परीक्षा को ध्यान में रखकर एक इतिहास की एक बुकलेट तैयार करवाई है, जो इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित है और उसमें सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। इस बुकलेट को बहुत से छात्रों ने मंगाया है। तो इस बुकलेट में केवल परीक्षोपयोगी टॉपिक, 250 पन्ने की ये पूरी बुकलेट है, केवल परीक्षोपयोगी टॉपिक्स कवर किए गए हैं और आप इसमें अपने रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अध्ययन को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो फिलहाल अब आइए हम लोग लौटते हैं आज की टेस्ट सीरीज के अगले प्रश्न पर। और प्रश्न ये कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में किस अभिलेख को प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? ध्यान रखिएगा, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया, प्रशंसा में लिखा गया। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा में लिखा गया। और बहुत सारी प्रशस्तियां हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, पहला ऑप्शन है रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख है, और खारवेल गांधी गुम्फा अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति है। तो इसमें चारों में कोई एक ऐसा है जो इतिहास का प्राचीनतम प्रशस्ति का उदाहरण है। और जवाब आप बिल्कुल सही दे रहे हैं और सही जवाब है इसमें खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ध्यान रखिएगा, ये प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी है, ध्यान रखिएगा। नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी है, ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और प्रशस्ति का तो प्राचीनतम उदाहरण है ही। तो ये बातें क्लियर हो रही हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है, हमेशा से ध्यान रखिएगा। और इसके रचयिता कौन थे? हरिशेन थे।
आपको पता ही है। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, मुझे बताइए। सरल प्रश्न है, गलत नहीं होने चाहिए। रवि कीर्ति हैं। और रवि कीर्ति किस धर्म के अनुयायी हैं, मुझे बताइए। तो शायद पता है आपको, जैन धर्म के अनुयायी हैं। क्लियर हो रही है बात। रवि कीर्ति किस धर्म के अनुयायी हैं, तो रवि कीर्ति जैन धर्म के अनुयायी। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। और ये देखिए, हमेशा यहाँ से भी एक प्रश्न है। ये बताइए कि गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ में गिरनार पहाड़ी के समीप पुष्यगुप्त ने ये काम पुष्यगुप्त ने किया है। किसके काल में किया, मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किया है। ठीक है। किन दो पर्वतों के बीच में दो नदियों का पानी रोककर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो विंध्य और रैवतक, उर्जयत एवं विंध्य, रैवतक एवं उर्जयत, और सुवर्ण सिक्ता एवं पलाशिनी। तो यहाँ पे सही जवाब रैवतक एवं उर्जयत, इन दो पर्वतों के बीच में, ये दो पर्वत हैं। और वो जो दो नदियाँ जिनका पानी रोका गया था, वो ये दोनों नदियाँ यहीं पर मैंने नोट कर दी हैं। दो नदियाँ हैं ये, ठीक है, इनका पानी रोका गया है। और रैवतक, उर्जयत पर्वतों के बीच में इस सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फिर आपको पता है कि अशोक के समय तुषाश्व है। फिर आपको पता है रुद्रदामन के समय सुविशाख है। फिर आपको पता है स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित है। क्लियर है। सुदर्शन झील से हमेशा एक प्रश्न पूछा ही जाता है, अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न आप ध्यान से देखें और गलत भी ना हो, और अच्छे से हम लोग प्रश्नों को कर पाएँ। हड़बड़ी में प्रश्नों को गलत ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है। तो मकबरा शैली का जन्मदाता है, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का वो मकबरा बनाता है, और वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है। और आपको पता है ये मकबरा पहला मकबरा है हिंदुस्तान में, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। सुल्तान की उपाधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया है दिल्ली सल्तनत में, सर्वप्रथम प्रयोग किया है, बिल्कुल ठीक बात है, आपको पता है। और अगर ये कहा जाए कि इस्लाम के इतिहास में सुल्तान की उपाधि का सर्वप्रथम प्रयोग, तो इस्लाम के इतिहास में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि का प्रयोग किया है, आपको जवाब पता चल गया होगा, उसका नाम है महमूद गजनवी। तुर्कान चलगानी का विघटन, यही सूचना गलत है, तो यही असत्य हो जाएगा। एकता व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान किया, बिल्कुल ठीक बात है। भारत में एकता व्यवस्था का जन्मदाता, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मोहम्मद गौरी है। और तुर्कान चलगानी का विघटन किया, तो ये विघटन करता है कौन, ये बलबन करता है। और यही कारण है ये कथन गलत है। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया, विघटन नहीं किया। बात समझ में आ रही है। तदनुसार यहाँ पर विकल्प आप सी चुनेंगे, वो गलत है, बाकी तीन विकल्प ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए। कौन सा कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा एक कथन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है, यानी यहाँ पर भी आपको गलत ही चुनना है। अफराशियाब वंश से संबंध है, बिल्कुल ठीक है। नायब ममालिकात के पद का सृजन, यही गलत है। तुर्कान चहलगानी का विघटन, ये ठीक है। और दीवान आरिज का जो गठन किया है, ये भी ठीक है। मैं थोड़ी डिटेल कर देता हूँ आपको। यहाँ पे नायब ममालिकात के पद का सृजन किसने किया? नायब ममालिकात के पद का सृजन किसने किया, तो मुझे बताएंगे आप। इसका सृजन करने वाला है बहराम शाह। किसने किया? बहराम शाह ने किया। और नायब ममालिकात के पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई? तो बहराम शाह ने ऐतगीन की नियुक्ति की, ठीक है। सुल्तान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। तो ये जो पद मिला बहराम शाह को मिला, ऐतगीन को मिला। और इस पद का गठन किसने किया? बहराम शाह ने किया। ध्यान रखिएगा, दीवान आरिज विभाग का गठन बलबन करता है। इसका जो सैन्य विभाग है, इसका जो अधिकारी है, वो कहलाता है आरिज ए ममालिक। ये तो आपको पता ही चल रहा है।
क्या मुझे आप बताएंगे इस पद पर सर्वप्रथम बलबन ने किसकी नियुक्ति की? दिल्ली सल्तनत का पहला डिफेंस मिनिस्टर, पहला रक्षा मंत्री, पहला सेना मंत्री कौन था? पहला आरिज ममालिक कौन था? जैसे आपको ये पता चला कि वो नायब ममालिकात एतगीन, तो जवाब दे पाएंगे और दीजिए जवाब। और मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है इमादुल मुल्क। क्लियर, याद रहेगा, कोई डाउट नहीं है। तो फिर अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और मेडल इंडिया का ये भी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ओह आई एम वेरी सॉरी, मैंने उत्तर ही पढ़ दिया। फ्रांसिस वर्नियर का यात्रा विवरण किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर मैंने बता ही दिया है आपको, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। चलिए मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। स्टोरियो डी मोगोर किसकी रचना है? स्टोरियो डी मोगोर किसकी रचना है? तो जवाब है मनुची की। क्लियर, ये वर्नियर की है। और दी फॉरगेटन एम्पायर, ये किताब आर सैबल की है और इसका संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। क्लियर, क्या आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है? क्या आपको ये क्लास रिवीजन में उपादेय लगती है? आपके सुझाव और आपके विचार कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। या फिर आप नए जो छात्र मुझसे जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारी सूचनाएं क्लास के संदर्भ में, इतिहास की जानकारियों के संदर्भ में व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों को ग्रुप में जोड़ी जाती हैं, भेजी जाती हैं। तो फिलहाल अब आप इस प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? काजिम शिराजी, गनी कश्मीरी, जाफर जटली, मुल्ला दाऊद। कोई व्यंग्य काव्य लिखा गया है औरंगजेब के समय? जवाब आप दे पाएँ तो ठीक है, और नाम है जाफर जटली, व्यंग्य काव्य का रचनाकार। ठीक है, व्यंग्य काव्य का रचनाकार वो है जाफर जटली। और अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, शानदार प्रश्न है। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो रही है और देखिएगा। बंगाल के उन जिलों की पहचान करिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। मतलब बंगाल को प्राप्त करने के लिए उन 3 जिलों का प्रशासन मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। बर्दवान, मिदनापुर, हुगली, ढाका, चटगांव, हुगली, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, मुर्शिदाबाद, बालासोर और चंद्रनगर। कौन सा ऑप्शन लगाएं बताइए? हमेशा पूछे गए प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों पर जरूर याद रखिएगा, नज़र रखिएगा। इसको ऐसे याद रखिए, BMC, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, ऐसे याद रखिएगा। BMC ऐसे याद रखिए, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव। क्लियर, ऐसे कहते हैं। कुछ और डिटेल्स हैं, मैं आपको भी बाद में बताने वाला हूं। फिलहाल पहले इन प्रश्नों पर आप फोकस कर लीजिए। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन हैं? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन हैं? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, सलीमुल्लाह खान, सैयद अहमद खान, अमीर अली खान। इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। इस प्रश्न को कभी UPSC ने भी पूछा है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को कभी UPSC ने भी पूछा है और फिर इसके बाद ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता। और अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया? कोई ऐसे मुस्लिम सुधारक भी हुए जिन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित किया, वो कौन है? आप पढ़िए पहले ऑप्शन। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, अब्दुल लतीफ़ खान, सैयद अहमद खान, तीतू मीर। आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और यहाँ पे सही जवाब है
मिर्जा गुलाम अहमद। इन प्रश्नों में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही प्रश्न आप जल्दबाजी में गलत भी करते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा, 13 को देखिए और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा गलत आए, बहुत कन्फ्यूज़न है। कथन ये है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या है? गांधी, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, वल्लभ भाई पटेल। गांधी, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद इकबाल या फिर वल्लभ भाई पटेल। और अगर गलती से भी जवाब आप मौलाना आज़ाद दे रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ जवाब गलत है और सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखिएगा, हमेशा 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 ये कथन मोहम्मद इकबाल का है, ये कथन मोहम्मद इकबाल का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, सत्ता की लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। ये कथन किसका है? माइकल ब्रीचर का है, नेहरू का है, पटेल का है, माउंटबेटन का है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये दो तो हो ही नहीं सकते किसी भी दशा में, तो यहाँ पे सही जवाब है माइकल ब्रीचर। ये स्टेटमेंट सत्ता की लालच भारत के विभाजन का एक कारण है, माइकल ब्रीचर। उनकी पुस्तक का नाम देखिए, बहुत बढ़िया डिटेल है ये। माइकल ब्रीचर ने अपनी पुस्तक नेहरू द पॉलिटिकल बायोग्राफी, माइकल ब्रीचर की यह पुस्तक है नेहरू द पॉलिटिकल बायोग्राफी में सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। ब्रीचर ने लिखा है कि माउंटबेटन ने नेहरू को भारत का भावी प्रधानमंत्री कहकर उनमें सत्ता की आकांक्षा तथा उतावलेपन का भाव पैदा कर दिया था। पंडित नेहरू ने भी स्वयं माना कि वे संघर्ष करते करते थक गए थे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी में कभी मेंस में भी पूछा गया है कि क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था, उसका एक पहलू ये भी है। फिलहाल आप अगले प्रश्न को देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ध्यान रखिएगा, एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाने की परंपरा है, चाहे वो रियासतों का एकीकरण हो, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाएं हो, नेहरू की विदेश नीति हो। तो फिलहाल रियासतों के एकीकरण से ये प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भोपाल का नवाब कौन है? बताइए, हमीदुल्ला खान, मीर उस्मान अली खान, हैदर अली खान या फिर महावत अली खान? और भोपाल का नवाब है हमीदुल्ला खान। क्लियर? मुझे उम्मीद है अच्छे से देख पा रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं, नोट करिएगा। हैदराबाद का निज़ाम कौन था, मुझे बताइए। हैदराबाद का निज़ाम कौन था? मीर उस्मान अली खान। जूनागढ़ का नवाब कौन था? आपको बताना है। चंडीगढ़, सॉरी, मणिपुर का शासक कौन था? फिलहाल आप ढूंढिए, इन प्रश्नों के जवाब मैं अगले लेक्चर में देने वाला हूं। फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी का भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ? पौंडीचेरी 1 नवंबर 1954, 26 अक्टूबर 1947, 17 सितंबर 1948 और 26 जून 1949। जवाब एकदम साफ है और यहाँ पर 1 नवंबर 1954। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी भारत से ऐसा कह लीजिए 1954 में गए और पुर्तगाली 1961 में गए। 1961 गोवा, ठीक है। फ्रांसीसियों ने 1954 में भारत को छोड़ा है, पुर्तगालियों ने 1961 में छोड़ा है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए। पुर्तगाली आए कब? 1498। पुर्तगालियों की भारत में पहली प्रारंभिक राजधानी कोचीन। गोवा को राजधानी किसने बनाया? नाम बताइए। नीनो डी कुन्हे। किसने बनाया? नीनो डी कुन्हे। तो फिलहाल अगले प्रश्न पे नजर डालिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, कायरा, नई दिल्ली या फिर श्रीलंका? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और आंख बंद करके जवाब दिमाग में आएगा, इट इज इन बेलग्रेड।
क्लियर हो रहा है? आज के टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्न आपने गलत किए? अगर 2 या 3 प्रश्न भी गलत किए हैं तो प्लीज़ उनको नोट करिएगा और अच्छे से कॉपी में लिखिए। एंशिएंट के प्रश्न एक जगह, मेडिवल के एक जगह, मॉडर्न के एक जगह। ज़रूर से ज़रूर मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, कोशिश करिए। अगर आपको लगता है फास्ट ट्रैक क्लास में, तो मेरे जो भविष्य में अनाउंसमेंट होने वाले हैं क्रैश कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं। आप इतिहास की बुकलेट को मंगा भी सकते हैं। फिलहाल मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनने के लिए और इतने धैर्य से बैठने के लिए क्लास में आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।